हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। इस संख्या के आगे वाली तीन प्राकृत संख्याएं लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम इसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे और तीनों प्राकृत संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके आगे वाली संख्या देखिए किस तरह से निकलता है। यहाँ हम लिखेंगे 10,999। 10,999। अब इसमें प्लस एक करते हैं तो एक जोड़ने पर यहाँ 9 एक 10 हो जाएगा, शून्य हासिल एक आ जाएगा। फिर हासिल जो आएगा इसमें जोड़ेंगे, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से एक हासिल जाएगा, फिर इसमें लाएंगे जोड़ेंगे, ये 10 होगा। 10 होगा तो यहाँ शून्य हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। शून्य में ला के जोड़ेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा। अब इसके बाद इसके पहले यहाँ एक रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह जो है इसके आगे वाली प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई। इसके आगे वाली एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई। अब दूसरी ज्ञात करने के लिए इसी में जो है फिर एक जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 1,000, 11,000, 11,000 और प्लस एक कर दिए। तो इसमें एक करेंगे तो शून्य एक जोड़ के एक हो जाएगा, यहाँ शून्य होगा, यहाँ शून्य होगा, यहाँ एक, यहाँ एक, तो 11,001। यह जो है इसके आगे वाली जो है प्राकृत संख्या हो गई। फिर इसके बाद इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ 11,001 में फिर जो है एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ एक एक दो हो जाएगा, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ एक, तो 11,002 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद आने वाली तीन प्राकृत संख्याएं जो है इसके बाद आने वाली तीन प्राकृत संख्याएं प्राप्त हो गई। 11,000, 11,001 और 11,002। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं। इसमें पहले आने वाली, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, बाद में आने वाली, और इस प्रश्न में क्या है, इसके पहले आने वाली। तो पहले आने वाली जो संख्या होगी उसके लिए हम एक एक घटाते जाएंगे तीन बार। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ यह प्रश्न हुआ प्रश्न 2। हल में देखिएगा किस तरह से होगा। तो यहाँ जो है 10,000, 10,001, 10,001 है। अब इसमें से एक घटाएंगे तो इसके पहले वाली संख्या प्राप्त होगी, तो एक घटाएंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ एक है। तो इस तरह से ही कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 प्राप्त हो गया इसके पहले की संख्या। अब इसके पहले की, तो यहाँ 10,000, 10,000 में से जो है 10,000 में से फिर जो है एक घटाएंगे 10,000 में से। तो 10,000 में से जब एक घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये उधार लेते लेते यहाँ चला जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से फिर एक ले जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ लाएंगे 10 होगा, 10 में से एक घटाएंगे 9 बचेगा। अब यहाँ भी 9 बचेगा क्योंकि एक आगे चला गया है, फिर यहाँ भी 9 बचेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ चला गया है, अब यहाँ भी 9 बचेगा क्योंकि यहाँ से भी चला गया है उधार। तो इसलिए यह हो गया 9,999। अब फिर इसमें से एक घटाएंगे तो 9,999 में से फिर एक घटाते हैं -1, तब यह हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो इसका मतलब 9,998। तो इस तरह से इसके पहले आने वाली संख्या जब ज्ञात करेंगे पूर्ण संख्या है तो उसके लिए हमें एक एक घटाना पड़ेगा। इसमें से एक घटाएंगे तो इसके आगे वाली ठीक ज्ञात हो जाएगी, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो उसके पहले आने वाली, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो इसके पहले आने वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके पहले आने वाली तीन संख्याएं इस तरह से प्राप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3 में देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है पहले आप ये जान लीजिए। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो है शून्य से शुरू करके 1, 2, 3 डॉट डॉट करके अनंत तक होती है।
पूर्ण संख्याएं क्या होती है, शून्य से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अनंत तक होती है। तो इसमें कहा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब सबसे छोटी सबसे आगे वाली है, शून्य है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, शून्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, क्योंकि यह जो है एक से पहले है, सबसे पहले यही है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है शून्य है। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर, अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब पूरे पूरे अंक से कितनी संख्याएं हैं 32 और 53। तो यहां पर आप देखेंगे 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहां पर आप देखिए 32 और 53 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 के बाद आएगा 33, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, फिर जो है इसके बाद 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, अब इसके बाद लास्ट क्या आ जाएगा 53। तो के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो अब देखिए कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 33 से लेकर के 52 तक, 33 से लेकर 52 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल जो है 20 संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं कितनी है, अतः 20 पूर्ण संख्याएं हैं, अतः 20 पूर्ण संख्याएं हैं, अतः 20 पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 और 53 के बीच में कुल जो है 20 पूर्ण संख्याएं, क्योंकि यहां से यहां तक हमने गिन के दिखा दिया है कि कुल जो है ये संख्याएं कितनी है 20 है। प्रश्न 5 में आप लोग देखेंगे निम्न के परवर्ती लिखिए, इन संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखना है, परवर्ती मतलब एक आगे की संख्या। तो अब हम जो है इसमें एक जोड़ते जाएंगे और इसकी परवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ए पार्ट में देखिएगा, यहाँ इसकी परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, आगे वाली संख्या। तो 24 लाख 40,000 40,701, 24,40,701 की परवर्ती इसकी जो है परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो परवर्ती बराबर, तो इसमें जो है एक जोड़ देंगे, इसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब 24,40,701 में एक जोड़ देते हैं, तो इसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें एक जोड़ने पर एक एक जोड़ करके 2 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 24,40,702 हो गया इसकी परवर्ती संख्या, मतलब एक आगे की संख्या। अब इसके बाद बी पार्ट में देखेंगे, बी पार्ट में है 1,199, 1,199 की परवर्ती इसकी परवर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या होगी, इसमें जो है एक जोड़ा जाएगा, इसका मतलब 1,199, 1,199
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,99 में जो है क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो इसकी जो है परवर्ती संख्या आ जाएगी। तो प्लस एक, एक इसमें जोड़िए तो यहाँ 9 1 10 के शून्य हासिल 1 आ जाएगा। फिर यहाँ हासिल जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 के शून्य हासिल 1, फिर 1 और 1 हासिल 2 हो गया यहाँ। अब इसके बाद यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ 1 है, तो इसकी परवर्ती संख्या क्या हो गई, इस संख्या की परवर्ती संख्या 1,02,000, 1,02,000 हो गई। अब इसके बाद हम सी पार्ट को जो है ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा सी पार्ट को किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, उसमें भी जो है एक जोड़ करके और इसकी जो है परवर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सी पार्ट में देखिएगा, सी पार्ट में दिया हुआ है 10,99,999, 10,99,999। तो 10,99,999, 10,99,999 का परवर्ती, इसका परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो है एक जोड़ देंगे तो 10,99,999, 10,99,999 और 10,99,999 हो गया। अब इसमें हम जो है एक जोड़ देते हैं, तो एक जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, शून्य हासिल 1 यहाँ आएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल आएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ शून्य होगा, फिर एक हासिल जाएगा तो यहाँ आएगा, इसमें हासिल जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ एक पहले से। तो कितना हो गया, 11 लाख, 11 लाख हो गया इस संख्या की परवर्ती संख्या। अब इसके बाद डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट में है 23,45,670, 23,45,670, 23,45,670। तो अब इसका परवर्ती ज्ञात करना है, का परवर्ती, तो परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ते हैं, तो अब इसमें हम जो है एक जोड़ देंगे तो 23,45,670, 670 में हम जो है एक जोड़ देते हैं +1, तो एक जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह एक जब इसमें जोड़ देंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, 0 में एक जोड़ देंगे यहाँ 1 हो जाएगा और बाकी जो है उसी तरह से लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है 23,45,670 का परवर्ती संख्या 23,45,671 हुआ। अब इसके बाद हम छठवां प्रश्न देखेंगे, तो छठवां प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो है हमको पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो आपको इसमें जो है पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले की संख्या। तो यहाँ हम पहले ज्ञात करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में लिखा हुआ है 94, 94 का पूर्ववर्ती, तो 94 का पूर्ववर्ती, तो 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा, एक पहले की संख्या, तो 94 में से एक घटा दीजिए, तो 94 माइनस एक घटा देंगे तो 93 हो जाएगा, तो यह हो गया 93। अब इसके बाद बी पार्ट आप लोग देखेंगे, बी पार्ट में है 10,000, 10,000, 10,000 है, तो 10,000 का पूर्ववर्ती, 10,000 का पूर्ववर्ती, तो इसके लिए क्या होगा, 10,000 में से एक घटा देंगे, तो 10,000 माइनस एक जब घटाएंगे तो यहाँ घटने वाला अंक है नहीं कोई ऊपर, इसलिए यहाँ सुधार लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ से एक ले आएंगे तो यहाँ 10 होगा, अब एक चला जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 10 होगा, यहाँ से एक चला जाएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर एक चला जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ लाएंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से एक घटाएंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चला गया इसलिए यहाँ भी 9 होगा, यहाँ से एक चला गया है यहाँ भी 9 होगा, यहाँ से एक चला गया है यहाँ भी 9 होगा, यहाँ से तो यहाँ आया ही है, तो इसलिए 9,999, 9,999 इसका
पूर्ववर्ती संख्या हो गया किसका, 10,000 का। अब जो है सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में दिया हुआ है 2,08,090, 2,08,090, 2,08,090। तो 2,08,090 इसका जो है पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, का पूर्ववर्ती, इसका जो है पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो है एक को जो है घटाएंगे, तो 20, अरे 2,08,090, 2,08,090, तो 2,08,090 में से जो है एक घटाएंगे, तो यहाँ से एक घटाएंगे जब, तो घटने के बाद शून्य में से घटेगा नहीं, 9 से एक यहाँ आएगा उधार, 10 में से एक घटेगा यहाँ 9 हो जाएगा, 9 से एक चला गया है यहाँ 8 बचेगा, यहाँ शून्य है, यहाँ 8 है, यहाँ शून्य है, यहाँ 2 है। तो इस तरह से 2,08,089 जो है इसकी सी पार्ट वाले की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद जो है यहाँ डी पार्ट में आप लोग देखेंगे डी पार्ट में दिया हुआ है 76,54,321, 76,54,321। तो क्रम से सभी अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो 76,54,321। अब इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, का पूर्ववर्ती इसका जो है पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, तो इसमें से जो है एक घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना है, यह तो 76,54,321, अब इसमें से एक घटा दीजिए, तो एक घटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 21 है, तो इसका मतलब यह हो गया इसका पूर्ववर्ती 76,54,320, 21 था, एक कम हो गया तो 20 हो गया, तो 76,54,320। इस तरह से आपका छठवां प्रश्न जो है पूर्ण हो गया। अब आप देखेंगे सातवां प्रश्न, तो सातवां प्रश्न आप लोग देखेंगे सातवां प्रश्न में आप देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह, छोटा बड़ा का चिन्ह लगाना है बीच में इन संख्याओं के, और का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो देखिए पहले आप जान लीजिए संख्या रेखा के बारे में कि संख्या रेखाएं किस तरह से है। तो पहले हम इसके छोटे पार्ट को जो है तो पहला पार्ट देखिएगा आप लोग, ए पार्ट में 530 और 503 है। तो संख्या रेखा पर पहले संख्या रेखा के बारे में आप लोग जान लीजिए, जैसे मान लेते हैं यह संख्या रेखा है, तो इसके बीच में यहाँ शून्य से स्टार्ट करते हैं, तो इधर साइड में अगर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक जो है धनात्मक संख्याएं होती है, बढ़ती जाती है, मतलब शून्य से इधर शुरू करके, और इधर जो है ऋणात्मक संख्याएं होती है, शून्य से शुरू करके -1 -2 -3 करके इधर की साइड में जो है बढ़ती जाती है। तो अब इसमें मतलब यह है कि संख्या रेखा पर जो है हमेशा बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आती है, मतलब बड़ी संख्या के किस साइड में कहा जा रहा है, निम्नलिखित के युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या
अन्य संख्या के बाईं ओर है, मतलब ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। तो बाएं साइड में कौन सा है, मतलब 3 के बाएं साइड में 2 है, तो 2 जो है 3 से छोटा है। तो इसी तरह से अगर कोई भी संख्या है, 530 है, 503 है, तो 530 बड़ा है और 503 छोटा है। तो जो छोटी संख्या है वह संख्या रेखा पर बड़ी संख्या से पहले आती है, मतलब बड़ी संख्या के बाएं साइड में आती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले पार्ट में, ये पार्ट में, ये पार्ट में आप देखिएगा, और इन दोनों के बीच इन चिन्हों में से किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिएगा 530 और 503 के बीच में जो है यह बड़ा है, तो जिधर साइड बड़ा होता है उधर साइड वाला ये मुंह वाला रखते हैं। जैसे इधर वाला बड़ा है तो ये साइड वाला जो है ये वाला चिन्ह जो है बीच में प्रयोग करेंगे। अगर उधर वाला बड़ा है तो ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये वाला बड़ा है इसलिए आगे वाला चिन्ह जो है प्रयोग करेंगे इसके जगह पर। तो यह 530 इज ग्रेटर देन 503, मतलब 530 जो है 503 से बड़ा है। तो जब यह बड़ा है तो यह संख्या इसके बाएं साइड में आएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे 503, संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे संख्या 503 संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 530 बड़ा है इसलिए 503 जो है 530 के बाईं ओर स्थित होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या होती है। तो इसलिए बड़ी संख्या के पहले जो है यह छोटी संख्या होगी। तो इसलिए संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। अब इसके बाद जो है हम इसका बी पार्ट हल करते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे इसके बी पार्ट के लिए। तो इसी तरह से सभी पार्टों को हल किया जाएगा। बी पार्ट में 370 है, 370 और 307 है, 307 है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 370, इसलिए ये वाला चिन्ह प्रयोग होगा, अर्थात 370 इज ग्रेटर देन 307, अर्थात 370 बड़ा है 307 से। तो अब इसमें क्या होगा, जो बड़ा है उसके पहले छोटी संख्या आएगी संख्या रेखा पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 307, संख्या 307। तो यहाँ लिखते हैं संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। तो संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर क्या होगा, संख्या 307 छोटी है, संख्या 370 के बाईं ओर स्थित होगी, मतलब 370 के इस साइड में बाईं साइड में स्थित होगी। अब जो है इसके बाद अगला देखिएगा सी पार्ट। तो सी पार्ट में आप लोग देखेंगे, सी पार्ट में है 98,765, 98,765, 98,765 और फिर जो है 56,789, 56,789। मतलब यह संख्या जो है बिल्कुल उलट करके यहाँ लिख दी गई है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9।
तो यहाँ देखिए, जब आगे वाला अंक बड़ा होगा तो वह संख्या बड़ी होगी, और जब आगे वाला अंक छोटा होगा तो वह संख्या छोटी होगी। अब यहाँ जो है चिन्ह का प्रयोग करना है, तो चिन्ह का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इधर वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर यह आगे वाला चिन्ह प्रयोग होगा, अर्थात 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789। तो अब जो है हम लिखेंगे संख्या 56,789 संख्या 98,765 के 98,765 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि यह जो है बड़ी संख्या है, इसलिए यह संख्या इस संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो 80 पार्ट हो गया। अब आप लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में आप लोग देखेंगे 98,30,415, 98,30,415, 98,30,415 और 1,23,001, 1,23,001, 1,23,001। तो अब देखिएगा यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यह करोड़ की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यह लाख तक की है। तो करोड़ जो है बड़ा होता है लाख से, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें यह बाद वाला चिन्ह जो है प्रयोग किया जाएगा इस तरह से, अर्थात 98,30,415 इज लेस देन 1,23,001। अब इसमें आप लिखेंगे किस संख्या के बाईं साइड, यह संख्या बड़ी है तो इसके बाएं साइड में ये संख्या होगी, तब यहां लिखेंगे संख्या 98,30,415 संख्या 1,23,000, 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। तो इसमें क्या होगा, यह बड़ी संख्या है, इसलिए यह संख्या इस संख्या के बाईं ओर स्थित है, मतलब यह बड़ी संख्या है, इस संख्या के बाईं ओर जो है ये संख्या स्थित होगी। तो इस तरह से डी पार्ट भी इसका पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर आप लोग 8वां देखिएगा, 8वां प्रश्न देखिए। अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 में इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है।
इसमें आपको सत्य कथन और असत्य कथन बताना है। तो यहाँ शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, मतलब एक, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट करके अनंत तक जो है प्राकृत संख्या होती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? एक होगी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसका मतलब गलत लिखा हुआ है, तब यह जो है असत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे असत्य, यह असत्य कथन है। अब इसके बाद इस पर आते हैं बी पार्ट में। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती संख्या एक पहले की संख्या होती है। अगर हम जो है 400 में से एक घटाएंगे तो 399 आएगा। तो इसका मतलब, लेकिन इसमें कह रहा है हाँ संख्या 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? इसमें से घटाएंगे तब प्राप्त होगा। इसका मतलब 398 होगा इसका पूर्ववर्ती। इसमें से घटाएंगे तब ना इसका पूर्ववर्ती ज्ञात होगा, तो 398 होगा। लेकिन कह रहा है कि 400 इसका पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो इसका मतलब इसका पूर्ववर्ती 400 नहीं है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे एक तो 398 आएगा। तो इसका मतलब यह कथन जो है गलत लिखा हुआ है। तब इसको लिखेंगे असत्य, असत्य कथन है। अब इसके बाद जो है यहाँ शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। शून्य, एक, दो, तीन, डॉट डॉट करके। तो इसका मतलब इसमें कहा जा रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है सही है, क्योंकि सबसे पहले शून्य है। तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। तो इसका मतलब शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य, सत्य। अब जो है इसके बाद आप देखेंगे डी पार्ट में 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब एक आगे की संख्या। तो इसमें एक अगर जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कथन जो है सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। तो यह कथन जो है सत्य हो गया। अब इसके बाद आएंगे ई पार्ट में। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है सभी प्राकृत संख्याएं, यह प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्याएं है। तो यह प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर है ना। तो इसका मतलब यह सही कहा जा रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं, सब प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में है। तो सभी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर है। तो यह सत्य कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यह कथन कैसा है? सत्य कथन है। अब इसके बाद हम आते हैं यप पार्ट पर। यहाँ लिखा हुआ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सभी ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो कहा जा रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य कहाँ है। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। तो इसका मतलब यह क्या लिखा जा रहा है? असत्य कथन। तो यह हो गया असत्य, असत्य। अब यहाँ आगे देखिएगा जी पार्ट में। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, दो अंक की संख्या हो और उसका पूर्ववर्ती निकालिए तो एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ऐसा हो सकता है कि वह एक अंक की संख्या हो जाए। जैसे दो अंक की संख्या मान लिया 10 है, 10 है दो अंक की संख्या, दो अंकों की पूर्ण संख्या, दो अंक की संख्या 10 है। अब इसका पूर्ववर्ती मतलब इसमें से एक घटा दीजिए। तो एक घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? तो यहाँ जो है 9 आ जा रहा है। तो यहाँ कितना हो जा रहा है? 9। एक घटाने से यहाँ जो है, एक घटाने से यहाँ जो है 9 हो जा रहा है। 10 में से एक घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो 9 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो एक अंक की संख्या हो सकती है ना। तो इसका मतलब यह कथन क्या लिखा हुआ है? असत्य लिखा हुआ है। तो यह हो गया असत्य। यह कथन क्या हो गया? असत्य, असत्य। अब जो है इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या यहाँ क्या बताया गया? 0, 1, 2, 3।
डॉट डॉट करके। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। तो यहाँ कहा जा रहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो एक कहाँ है? शून्य है ना, पूर्ण संख्या तो यही है। तो इसका मतलब शून्य है, तो इसका मतलब यह कथन गलत लिखा हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे आई वाला पार्ट, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से। एक दो तीन चार पाँच छह सात। तो पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की संख्या। तो इसके पहले कोई संख्या है इसमें प्राकृत संख्या में? एक से पहले कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में एक के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यह सत्य लिखा हुआ है, सत्य बात है। तो यहाँ हो जाएगा सत्य, यह सत्य कथन है। अब इसके बाद जो है हम लिखते हैं जे पार्ट में, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो एक का पूर्ववर्ती है ना पूर्ण संख्या का? शून्य है एक का पूर्ववर्ती। तो पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ एक का पूर्ववर्ती शून्य है। तो इसका मतलब यह कह रहा है नहीं होता है, तो इसका मतलब असत्य लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे असत्य, यह असत्य कथन लिखा हुआ है। अब यहाँ कहा जा रहा पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 12 के बीच में है 13 कि 12 के बाद आता है? इसका मतलब 11 12 के बाद आता है यह 13। यह 11 12 के बीच में 13 नहीं होता है। तो यह कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। इसका मतलब गलत लिखा है, क्योंकि इसके बीच में 11 12 के बीच में 13 नहीं हो सकता, बाहर है, 12 के बाद है। तो यह क्या है? असत्य कथन लिखा हुआ है, असत्य। अब इसके बाद आइए रियल पार्ट में, पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती, तो शून्य के पहले अब तो कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यह बात सही लिखा हुआ है। तो यह जो है सत्य कथन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। अब इसके बाद यम पार्ट में है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है दो अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब एक आगे की संख्या सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। तो यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर दो अंकों की संख्या 99 है, मान लेते हैं क्या है 99, तो परवर्ती मतलब एक आगे की संख्या। तो दो अंकों की संख्या 99 है और इसका परवर्ती मतलब एक इसमें जोड़ देंगे। तो एक जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 99 में एक जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 हो जा रहा है। तो दो अंकों की एक संख्या होती है, तो ये गलत है। 3 अंक की संख्या भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य, असत्य। तो यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हुआ।